नमस्कार दोस्तों। तो बात है 12 जून 2005 की, जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में एप्पल कंपनी के फाउंडर, जो दुनिया के सक्सेसफुल लोगों में से एक हैं, अपना एक स्पीच देते हैं जिसमें वे अपने संपूर्ण जीवन में जो कुछ सीखा उसे 3 कहानियों के माध्यम से बताया। यह स्पीच दुनिया की पावरफुल स्पीचेस में से एक है जिसमें वे अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। फिर भी इसे कई लोगों ने नहीं देखा है क्योंकि ये इंग्लिश में। मैं समटाइम नहीं चाहता हूँ कि इतनी अच्छी स्पीच को लैंग्वेज बैरियर की वजह से जो लोग नहीं सुन पाए, तो मैं उसे ट्रांसलेट करके आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो मन को चिंताओं से दूर कर पॉजिटिविटी के साथ इसे सुने और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। इसे सुनकर आप भी अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए आंदोलित हो उठेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद। आज मैं विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक के दीक्षांत समारोह में आप सभी के साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज मैं पहली बार किसी कॉलेज के दीक्षांत समारोह के इतने नजदीक पहुंचा। आज मैं आप सभी को अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं, बस 3 कहानियां। कोई बड़ी बात नहीं, बस उतनी कहानियां। पहली कहानी है बिंदुओं को जोड़ने के बारे में। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने 6 महीने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन 18 महीने तक मैं कॉलेज में किसी तरह आता जाता रहता था। तो सवाल ये आता है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। इसकी शुरुआत मेरे जन्म के पहले से ही है। मुझे जन्म देने वाली माँ एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और पिता के नकार देने के कारण वह चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले ले, लेकिन उनकी शर्त थी कि जो भी मुझे गोद ले वे ग्रेजुएट जरूर हों। और इस प्रकार पहले से ही सब कुछ डिसाइडेड था। मुझे एक वकील और उसकी पत्नी द्वारा गोद लिया जाने वाला था, लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने आखिरी समय में फैसला लिया कि वे एक लड़की चाहते हैं। इसलिए मेरे माता पिता, जो वेटिंग लिस्ट में थे, उन्हें आधी रात को एक कॉल आया जिसमें पूछा गया कि हमें एक अप्रत्याशित बच्चा हुआ है, क्या आप गोद लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा जरूर। मेरी माँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, बाद में पता चला कि मुझे गोद लेने वाले ग्रेजुएट नहीं है। मेरी माँ ने कॉलेज से ग्रेजुएशन नहीं किया था और मेरे पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं थे, तो उन्होंने अडॉप्शन पेपर्स पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। फिर मेरे माता पिता ने वचन दिया कि मुझे कॉलेज जरूर, और 17 वर्ष के बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन मेरे भोलेपन से मैंने एक ऐसा कॉलेज चुना जो स्टैनफोर्ड जितना ही महंगा था और मेरे कामकाजी माता पिता की सारी बचत मेरे कॉलेज की फ़ीस में खर्च हो रही थी। 16 महीने बाद मुझे इसमें कोई भी मूल्य नहीं दिख रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ और मुझे नहीं पता था कि कॉलेज मुझे समझने में कैसे मदद करेगा। और मैं यहाँ अपने माता पिता द्वारा बचाए गए सारे पैसे खर्च कर रहा था। इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया और भरोसा किया कि सब ठीक हो जाएगा। और उस समय ये बहुत डरावना था, लेकिन आज पीछे मुड़ के देखने पर ये मेरे द्वारा लिए गए सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। जिस क्षण मैंने पढ़ाई छोड़ी, मैं उन कामों में जाना बंद कर सका था जिनमें मेरी रुचि नहीं थी और उन्हीं क्लासेस की ओर ध्यान देता था जिनमें मेरा इंटरेस्ट था। और ये सब कुछ करना इतना आसान भी नहीं था क्योंकि मेरे पास रहने के लिए रूम नहीं था। इसलिए दोस्तों के कमरों में मैं ज़मीन पे सोता था। मैं कोक की बोतलों को लौटाने पर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं हर संडे की रात को शहर भर में 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्ण मंदिर में खाना खाने जाता था ताकि सप्ताह में एक बार तो पेट भरकर खाने को मिले, और ये मुझे अच्छा लगता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉलेज को छोड़ना मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फ़ैसला कैसे था। उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ पे कैलीग्राफी बहुत अच्छी तरह से सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर, लेबल पर बहुत ही अच्छी तरीके से हाथों से कैलीग्राफी की जाती थी। और जब मैंने कॉलेज छोड़ दिया था तो मुझे सभी क्लासेस की कोई आवश्यकता नहीं थी और मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ कैलीग्राफी की क्लास लूँगा और इसे अच्छी तरह से सीखूँगा। मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइपफेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग अक्षरों में स्पेसिंग वेरी करना सीखा और सीखा कि टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाता है। ये सुंदर, ऐतिहासिक, आर्टिस्टिक और सूक्ष्म था कि इसे साइंस भी नहीं पकड़ सकता था और ये सब मुझे बहुत आकर्षक लगता था। इनमें से किसी के भी प्रयोग को मैं अपने व्यावहारिक जीवन में करूँगा ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन 10 साल बाद जब हम पहला मैकिंटॉश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मुझे ये सब याद आया और हमने उसे मैक में डिज़ाइन किया। ये सुंदर टाइपोग्राफी वाला पहला कंप्यूटर था। अगर मैंने कॉलेज में उस टाइपोग्राफी क्लास में भाग नहीं लिया होता तो मैक में कभी भी टाइपफेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स नहीं होते। और चूँकि विंडोज़ ने मैक की नकल की, तो ये संभव है कि कोई भी पर्सनल कंप्यूटर ऐसा नहीं होता। अगर मैंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी होती तो मैं कभी भी उस सुलेख कक्षा में नहीं जाता और शायद पर्सनल कंप्यूटर में वो अद्भुत टाइपोग्राफी नहीं होती जो उनमें है। बेशक जब मैं कॉलेज में था तो आगे की ओर देखते हुए बिंदुओं को जोड़ना असंभव था, लेकिन 10 साल बाद पीछे की ओर देखते हुए ये स्पष्ट था। फिर से
आप आगे की ओर देखते हुए बिंदुओं को जोड़ नहीं सकते, आप उन्हें केवल पीछे की ओर देखते हुए जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको भरोसा करना होगा अपने अंतःकरण, भाग्य, जीवन, कर्म जो भी हो पर, क्योंकि यह विश्वास करना कि बिंदु आगे चल के जुड़ेंगे आपको अपने दिल की बात मानने का आत्मविश्वास देगा। भले ही वो आपको अच्छी तरह से चले आ रहे रास्ते से दूर ले जाए, और इससे सारा फर्क पड़ेगा। दूसरी कहानी, प्यार और नुकसान के बारे में। मैं भाग्यशाली था, मुझे जीवन में जल्दी वो मिल गया जो मुझे करना पसंद था। और मैंने 20 साल की उम्र में अपने माता पिता के गराज में एप्पल की शुरुआत की थी। कड़ी मेहनत की और 10 साल में एप्पल हम दोनों से बढ़कर 4000 से ज़्यादा कर्मचारियों वाली $2 बिलियन की कंपनी बन गई। हमने 1 साल पहले ही अपना बेहतरीन उत्पाद मैकिन्टॉश लॉन्च किया था और मैं 30 साल का हो गया था और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। आप सोच रहे होंगे कि अपनी ही कंपनी से मुझे कैसे निकाला जा सकता है। खैर, जैसे जैसे एप्पल बड़ा होता गया, हमने एक ऐसे व्यक्ति को काम पर रखा जिसके बारे में मुझे लगा कि वो मेरे साथ कंपनी चलाने के लिए प्रतिभाशाली है। पहले साल तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर भविष्य को लेकर हमारे विचार अलग अलग होने लगे। आखिरकार हम अलग हो गए। जब ऐसा हुआ तो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसका पक्ष लिया और इस तरह 30 साल की उम्र में मैं बाहर हो गया, और वो भी बहुत सार्वजनिक रूप से। जिस चीज़ पर मेरा पूरा वयस्क जीवन केंद्रित था वो मुझसे छीन लिया गया और ये विनाशकारी था। मुझे वाकई कुछ महीनों तक नहीं पता था कि क्या करूं। मुझे लगा कि मैंने उद्यमियों की पिछली पीढ़ी को निराश किया है, कि मैंने उस समय बैटन को गिरा दिया जब वो मुझे सौंपा गया था। मैं डेविड पैकार्ड और बॉब नॉइस से मिला और इतनी बुरी तरह से गड़बड़ करने के लिए माफ़ी मांगने की कोशिश की। ये बहुत ही सार्वजनिक विफलता थी और मैंने यहाँ तक कि भाग जाने के बारे में भी सोचा था। मैं घाटी में था, लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ समझ में आने लगा। मैं अभी भी वही करना चाहता था जिससे मुझे प्यार था। एप्पल में जो कुछ भी हुआ, उसने इस भावना में कोई बदलाव नहीं किया। मुझे अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन मैं अभी भी उससे प्यार करता था और मैंने फिर से शुरू करने का फैसला किया। मैंने तब नहीं देखा, लेकिन बाद में पता चला कि एप्पल से निकाला जाना मेरे लिए अब तक की सबसे अच्छी बात। सफल होने के भारीपन की जगह फिर से शुरुआत करने वाले होने का हल्कापन आ गया। हर चीज के बारे में कम निश्चितता थी। इसने मुझे अपने जीवन के सबसे रचनात्मक दौर में प्रवेश करने की आजादी दी। अगले 5 वर्षों के दौरान मैंने एक कंपनी शुरू की, नेक्स्ट। दूसरी कंपनी पिक्सार, और एक अद्भुत महिला से प्यार किया जो बाद में मेरी पत्नी बनी। पिक्सार ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई और अब ये दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। घटनाओं के एक उल्लेखनीय मोड़ में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में वापस आ गया, और नेक्स्ट में हमने जो तकनीक विकसित की वो एप्पल के वर्तमान पुनर्जागरण का आधार बन गई। और मेरी पत्नी लॉरेन और मेरा एक सुंदर परिवार है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। ये बहुत ही कड़वी दवा थी, लेकिन मुझे लगता है कि मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपके सिर पर ईद से वार करती है। विश्वास मत खोइए। मुझे यकीन है कि मुझे आगे बढ़ने में सिर्फ यही चीज मदद करती रही कि मैं जो करता था उससे प्यार करता था। आपको वो ढूंढना होगा जो आपको पसंद है, और ये काम के लिए उतना ही सच है जितना कि आपके प्रेमियों के लिए। आपका काम आपके जीवन का बड़ा हिस्सा भर लेगा, और सच्चा संतोष पाने का एक ही तरीका है, वो करना जिसे आप महान कार्य मानते हो। और महान कार्य करने का एक ही तरीका है, वो करना जिससे आप प्यार करते हो। अगर आपको अभी तक वो नहीं मिला है तो तलाश करते रहिए, समझौता मत कीजिए। दिल के सभी मामलों की तरह जब आपको मिलेगा तब आपको खुद पता चल जाएगा, और किसी भी बेहतरीन रिश्ते की तरह जैसे जैसे साल गुजरते हैं वो और बेहतर होता जाता है। इसलिए तलाश करते रहिए, समझौता मत कीजिए। तीसरी कहानी, मौत के बारे में। जब मैं 17 साल का था, मैंने एक कोट पढ़ा था, अगर आप हर दिन ऐसे जिएं जैसे कि ये आपका आखिरी दिन है तो किसी दिन आप ज़रूर सही साबित होंगे। इस बात को याद रखना कि मैं एक दिन मरने वाला हूँ। जीवन के बड़े फैसलों में
मेरी सबसे मददगार सोच रही है, क्योंकि लगभग हर चीज़, बाहरी अपेक्षाएं, गर्व, शर्मिंदगी, असफलता का डर, ये सब मौत के सामने एकदम गायब हो जाते हैं और सिर्फ वही बचता है जो वाकई मायने रखता है। मौत को याद रखना किसी चीज़ को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नग्न हैं, तो ये कारण नहीं होना चाहिए कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। ऐसे आप सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ और उसमें साफ दिख रहा था कि मेरे पैंक्रियास में ट्यूमर है। और सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता था कि पैंक्रियास होता क्या है। डॉक्टर्स ने लगभग निश्चित रूप से कहा कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जो लाइलाज है और अब मेरे पास सिर्फ 3 से 6 महीने बचे हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि मैं घर जाकर अपनी सभी चीज़ें व्यवस्थित कर लूँ, यानी कि मरने की तैयारी कर लूँ। वो सारी बातें जो आप 10 सालों में करने वाले थे उन्हें कुछ महीनों में कर डालो। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिताया। फिर शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहाँ मेरे गले से होते हुए पेट में एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर से कुछ कोशिकाएं निकाली गईं। मैं उस वक्त बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी और जो लोग वहाँ थे उन्होंने बताया कि जब डॉक्टर्स ने माइक्रोस्कोप में कोशिकाएं देखीं तो वो रो पड़ा, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ किस्म का कैंसर है जो सर्जरी से ठीक हो सकता है। तो मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मौत के इतने करीब पहले कभी नहीं पहुँचा था और मुझे उम्मीद है कि आगे भी लंबे समय तक ना पहुँचूँ। लेकिन अब मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन बौद्धिक अवधारणा है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि वे लोग जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वे भी वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते। मौत ही वो गंतव्य है जहाँ हम सभी जाते हैं। आज तक कोई इससे बचा नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु ही जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये जीवन को बदलने वाला एजेंट है। ये पुराने को हटाकर नए के लिए रास्ता बनाता है। अब आप लोग नए हो, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फिर आप भी पुराने बन जाओगे और रास्ते से हट जाओगे। माफ़ कीजिए अगर मैं थोड़ा नाटकी हो गया, लेकिन ये सच है। आपका समय सीमित है, तो किसी और की ज़िंदगी जीकर इसे बर्बाद मत कीजिए। दूसरों की सोच के शोर में अपनी अंदर की आवाज़ को मत दबाइए। पर समय सीमित और सबसे ज़रूरी, अपने दिल और अंतर्ज्ञान की सुनने का साहस रखिए, क्योंकि वे पहले से ही जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो। बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। और अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। हम बाज़ल यानी कि भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। भूखे यानी कि कुछ करने की भूख आपके अंदर होनी चाहिए, और मूर्ख रहिए क्योंकि मूर्ख रहकर ही आप कुछ सीख पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ पहले से जानते हैं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। स्टे हंग्री स्टे फुलिश। मैंने हमेशा अपने लिए यही मांगा है, और जो आप सभी लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आप सभी के लिए भी यही विश करता हूँ। स्टे हंग्री स्टे फुलिश। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस स्पीच को कन्वर्ट करने में मुझसे कोई भूल या गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। ऐसे ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आगे की वीडियो किस पर बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम सब।